नाजी ने इसी वक्त महफल बर्खास्त कर दी और इस लड़की को अपने पास बिठा कर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो इसने ज़कुई बताया। नाजी ने इसे कहा, ज़कुई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? ज़कुई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सालार आज़म भी है? सलाहुद्दीन अयूबी? ज़कुई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अयूबी। नाजी ने कहा, अगर तुम इसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वज़न जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत और नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफ़रत करता है जितनी हर मुसलमान खिंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा जुर्म किस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़कुई ने कहा, क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं। नाजी ने कहा, यह काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की आदतों के मुतल्लिक तुम्हें बहुत कुछ बता दूंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कुई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं इसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर इसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम शीशीन से नहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप इसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कुई ने कहा। इतना बर्जस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कुई, नाजी ने इसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा, मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे इससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और ज़रा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाज अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से भी ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है। वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी ना करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कुई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी? मैं इसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। नाजी ने कहा, इसे रात अपने यहाँ रखूँगा और तुम्हें उसके ख्वाबगाह में दाखिल कर दूँगा। मैंने तुम्हें इस मकसद के लिए बुलाया है, आगे मैं संभाल लूँगी। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सलाहुद्दीन अयूबी इंतज़ामी कामों और नई फ़ौज तैयार करने में इतना मसरूफ़ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ही ना निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतल्लिक़ जो रिपोर्ट दी, इससे वो परेशान हो गया। इसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की अमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तकरीब कारी की तफसील सुनाई कि इसने किस किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतज़ामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपा सालार का वो सालार है, वो हमारे बजाय इसकी वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपा भर्ती की जा रही है, इसे मैं सूडानी मुहाफ़ज़ों में गड्ढ कर दूंगा। फिर यह फ़ौज सूडानी होगी न मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फ़ौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं इसके सही ठिकाने पर ले आऊँगा और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि इसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज़ पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। फिर इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? मुझे ये मुझ पर छोड़ें। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मैं जो कुछ करूँगा वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मुत्मईन रहिए, मैंने इसके गिर्द जासूसी के ऐसी दीवार
चुन दी है, जिसकी आंखें भी हैं और कान भी हैं और ये दीवार मुतहर्रक है। यूँ समझ लें कि मैंने इसे अपने जासूसों के किले में कैद कर दिया है। सलाहुद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि इससे इसकी दर पर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने इससे पूछा, मालूम हुआ कि वो आपके जश्न पर मदऊ कर रहा है। अगर ये बात सही है तो इसकी दावत इस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अयूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रख कर टहलने लगा। इसकी आह निकल गई। वो रुक गया और बोला, बिन सुफियान, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद ज़िंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा होती है और जिसका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मज़े से जीते और अपनी आय पर मर जाते हैं। वो बदनसीब है अमीर मोहतरम। अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं जब इन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर ना बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों, सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों का आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी मालूम होने लगा है कि मुसलमान अगर ज़िंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के ग़ुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि ज़िंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो अपने मुर्दा होंगे कि ज़रा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया, सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा, कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो इसे रोकना मुहाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और अमारतों का ये हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, इसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे और उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उसके ख़िलाफ़ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, जज्बाती अली, मेरा एक हुक्म मुतल्लका शोबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज़ कर दो और कोशिश करो कि फ़ौज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए ज़ेनशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारें। ये जांबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खुसूसी तरबियत दो। इनमें ये सिफ़ात पैदा करो कि ऊँट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नज़रें उकाब की तरह तेज़ हों, उनमें सहराई लूमड़ी की मक्कारी हो और वह दुश्मन पर चीते की तरह चपटने की महारत, दलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ़ की तरह यक हों। भर्ती तेज़ कर दो इब्ने सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की ज़रूरत है, खा तादाद थोड़ी ही हो, उनमें कौमी जज्बा हो और वो मेरे अज़म को समझती हो। किसी के दिल में यह शुबा न हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले दिन हज़ार हा तरबियत याफ्ता सिपाही अमारत मिस्र की फ़ौज में आ गए और इन 10 दिनों में नाजी ने ज़कुई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और इसके किरदार को कमज़ोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कुई को देखा कि उन्होंने बिला खौफ तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फ़िरऔन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज़ और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अयूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसां है। इसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए और इसने अली को कत्ल
قرض دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دو ناچنے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر دی تھی جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر وائسرائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے بھی ان کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا۔ یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا۔